तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। ये एजेंसी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे इंडिया में क्या फेमस है, ईडी फेमस है आजकल, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे क्या फेमस है। तो आपने लोगों ने सुना होगा इसका नाम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जरूर नाम सुना होगा, मेरे हिसाब में सब लोगों ने सुना होगा इसका नाम, FAT है। एक्चुअली बच्चों, इसकी लिस्ट बहुत फेमस है। जरूर सुना होगा, इसकी दो लिस्ट होती है, एक तो ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा कि पाकिस्तान को कभी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लेते हैं, कभी बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको शामिल करते हैं, उसका क्या मतलब है, बाहर निकाल देते हैं, उसका क्या मतलब है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या काम आता है FATF, इसका कोई काम है क्या है, तो क्यों है, क्या है, और कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। सब चीज़ों के बारे में बच्चों हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसकी स्थापना जो बच्चों हुई थी ना, इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 1989। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके प्रयासों से हुई थी, तो G7 नाम का एक संस्था है, G7 नाम का जो ग्रुप है, इसने पहल करके इसका FATF की स्थापना करी थी। स्टार्ट में इसके कुछ ही लोग मेंबर थे, परंतु इसको जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो G7 का क्या था कि जो देश में या दुनिया भर में जो है ना, क्या हो रहा है बच्चों, एक तो हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग। तो उसको क्या कहेंगे हम, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग। जो ईडी का काम है बच्चों, वो इसका काम है, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग। मनी जो लॉन्ड्रिंग की जा रही है उसको रोकना। देखो, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग को मैं एक शब्द में समझा दूं, मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सा मतलब होता है, आपने किसी तरीके से ब्लैक मनी कमाया, रिश्वत से कमाया, कोई अपराध से कमाया, चोरी से कमाया, किसी भी प्रकार से कमाया, या स्मैक बेच के कमाया, या नशीला पदार्थ कुछ भी बेच के पैसा कमाया इलीगल, जो गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, उस पैसे को किसी तरह से वाइट करना। अगर सपोज करो जो क्राइम से पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे को वाइट बना बढ़ा पा रहे हैं, तो फिर तो मजा आएगा ना अपराधियों को, अपराधी को तो और अपराध करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो किसी प्रकार से वो जो मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है उसको रोकना। दूसरा था इसका कॉम्बैट टू टेरर, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। भाई, ये जो दूसरा इसका उद्देश्य था वो 2001 में, आप सबको पता है, इसे जो जो अमेरिका में घटना घटित हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसके बाद में जो इंटरनेशनल टेररिज्म था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में बहुत ज़्यादा कार्रवाई हुई। तो उसी को रोकने के लिए क्या किया गया यहाँ पर, ये इसको एक और ऑब्जेक्टिव बनाया गया, कॉम्बेटिव टू फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, CFT कहते हैं इसको बच्चों, CFT। ये दो मुख्य उद्देश्य हैं। देखो, पूरी दुनिया में अधिकांश का रीजन यही है। अभी क्या होता है, जैसे इंडिया में कोई क्राइम हो रहा है, उसको रोकना, तो उसको फाइनेंसिंग बंद कर दो। आपको पता है, आतंकवादी जितनी भी घटनाएं घटित होती है, कहीं ना कहीं उनके पीछे जब तक फाइनेंसिंग उनको मिलेगी नहीं, तो आतंकवादी घटना नहीं हो पाएगी ना। कोई भी आतंकी घटना के लिए हथियार चाहिए, बारूद चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा का अगर आप किसी प्रकार से बंद कर देते हो सोर्स को, तो काफ़ी हद तक है ना, क्या होगा, टेररिज्म में कमी आ सकती है। ऐसे अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग को कम कर देते हो, कंट्रोल कर देते हो, तो क्राइम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर आप ब्लैक मनी को वाइट मनी नहीं बदल पा रहे, तो फिर वो क्रिमिनल क्राइम से जो इनकम होगी उसका वो मजा नहीं रह पाएगा। इसलिए इस प्रकार के दो ऑब्जेक्टिव इसके रखे। और बच्चों, ये क्या पूरी दुनिया आजकल क्या की डेट में क्या ग्लोबल हो चुकी है, कोई एक देश इसको नहीं रोक सकता। एक ही संस्था कई जगह पर काम कर रही है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूं, सपोज करो लश्कर तैयबा है। लश्कर तैयबा हम सब जानते हैं, पाकिस्तान बेस्ड हेडक्वार्टर है, और इंडिया में वो आतंकी हमले कराता है। अब इंडिया चाहे कुछ भी कर ले, पाकिस्तान उसके ऊपर कैसे कार्रवाई कराएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या इसकी एंट्री होती है, FATF की। ये क्या, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका सीधा सा मतलब है बच्चों, कई देशों की सरकारों ने मिलकर इसको बनाया। देखो, संस्थाएं कई प्रकार की हो सकती है, कई प्राइवेट लोग भी बना सकते हैं, कुछ NGO वगैरह, लेकिन जब गवर्नमेंट आपस में मिलकर कोई संस्था बनाती है तो उसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और वो ये बहुत पावरफुल होती है ज़्यादातर, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, UN हो गया। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कई देशों ने मिलकर बनाया, जिसका उद्देश्य था पूरे दुनिया में एक ऐसा माहौल बनाना जिससे क्या हो, कम से कम आतंकवादियों को जो फंडिंग है वो किसी प्रकार से रुके। ऐसे नियम कायदे कानूनों को प्रोत्साहित करना और उन देशों की मॉनिटरिंग करना। मैं बताऊंगा, अगर कोई देश है ना इसके नियमों को पालन नहीं करता तो उस पर क्या होता है, वो आगे हम बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ। तो बच्चों, इसका हेडक्वार्टर है एक सुंदर सा शहर है, पेरिस। आप सब लोग जानते होंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिज्म कहाँ जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं। अगर कभी इंटरनेशनल टूरिज्म का डेटा पढ़ा होगा ना आपने, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं। बहुत सुंदर शहर है पेरिस, एफिल टावर के लिए फेमस है अपने। तो यहाँ पर इसका क्या है, मुख्यालय है बच्चों। टोटल इसके 39 मेंबर हैं, मैं देश नहीं बोल रहा, टोटल कितने हैं, 39 मेंबर हैं।
मैं कंट्री नहीं बोल रहा, टोटल 39 कंट्री मेंबर है, 39 मेंबर है इसके, जिसमें से 37 तो देश है, कंट्री है, और दो क्या है, दो संस्थाएं हैं, दो अलग से संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो यूरोपियन कमीशन, जो यूरोप के देशों ने मिलकर बनाया, यूरोपियन कमीशन। एक होता है गल्फ काउंसिल, जो जीसीसी नहीं होती कि जिसमें 6 गाड़ी देश होते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसमें 6 गाड़ी देश होते हैं, सऊदी अरब वगैरह हैं। तो ये दो संस्थाएं भी इसके मेंबर है और 37 देश इसके मेंबर है। दूसरी बात मैं बता दूं, इंडिया इसका मेंबर बच्चों स्टार्टिंग में नहीं था। जब 1989 में इसकी स्थापना हुई तब इंडिया इतना पावरफुल देश नहीं था, थोड़ा गरीब देशों में गिनती होती थी, इसलिए इसको मेंबर नहीं बनाया गया था। इसको इंडिया को मेंबर कब बनाया बच्चों? 2009 में, 2009 या 10 में, 2010 में इसको मेंबर बनाया गया। इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इंडिया स्टार्टिंग से ही या फाउंडिंग मेंबर था क्या FATF का, तो बच्चों नहीं था। शुरुआत में बिल्कुल मेंबर नहीं था। 2010 में फिर इंडिया का थोड़ा पावर बढ़ा, और 2008 के बाद जब ग्लोबल फाइनेंशियल संकट आ गया था, वैश्विक वित्तीय संकट, तब फिर इंडिया को भी इन देशों ने इसमें शामिल किया कि इंडिया का बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम इसकी बात कर लिए। अब इसकी क्या बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये अपनी लिस्ट के लिए फेमस है। FATF क्या करता है? लिस्ट जारी करता है देशों की। बदमाश देश होते हैं दुनिया में, हम 200 देश हैं। अब FATF का क्या काम है? FATF का कार्य है कि पूरी दुनिया में जो देशों को कुछ रूल्स बताना, कुछ रेगुलेशन बताना, कैसे कैसे आप आतंकवादियों की फंडिंग रोक सकते हो, इस सब के लिए नियम कायदे बना के और इन देशों को भेजता है कि आप लोग इस पर कार्रवाई करो इस प्रकार से। अगर उसको लगता है कि कोई देश मान लो आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा, उसकी फंडिंग को नहीं रोक रहा, वहाँ कानून ने इसे मुश्किल नहीं बना रखे। जैसे पाकिस्तान में, मैं बार बार कहूँगा, पाकिस्तान में आप क्षेत्र खुलेआम घूम रहे हैं, वो अकाउंट ऑपरेट कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि वहाँ पर भाई टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग हो रही है उसको रोक नहीं पा रहा है वो। तो ऐसी स्थिति में FATF क्या करता है, उन जो ऐसे बदमाश देश होते हैं ना, जो उसके नहीं सुनते या जो आतंकवादी घट इस पर फाइनेंसिंग में रोक नहीं लगाते या मनी लॉन्ड्रिंग को कार्रवाई नहीं करते, कई छोटे छोटे देश ऐसे हैं बदमाश जो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करते हैं ताकि उनके यहाँ पैसा आए और उनसे उनकी इनकम बढ़े, जिसको अपन टैक्स हेवन नहीं कहते। कई सारे देश है ऐसे टैक्स हेवन टाइप के, जो इनका काम ही यही है। तो बच्चों ऐसे देशों में शुरुआत में क्या करता है, उसको वो ग्रे लिस्ट में डालता है। बच्चों ये शुरुआती दौर होता है, जब जैसे कोई देश मान लो FATF की बात नहीं सुन रहा या फिर भी फाइनेंसिंग को नहीं रोक रहा, तो उसको क्या करेगा, ग्रे लिस्ट में डाल देगा ऐसे देशों को। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या, वो वार्निंग दे रहा है भाई कि अभी भी आप क्या करो, अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं तो हम आगे आपके ऊपर और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे और आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो एक तरह से वार्निंग सिग्नल होता है ये कि आप जो ये कर रहे हो देश में, मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक पा रहे या नहीं रोकना चाह रहे या टेरर फाइनेंसिंग को नहीं रोक पा रहे, तो इसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये ग्रे लिस्ट का सब होता है। ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, FATF इनको वार्निंग दे दिया और कुछ लिस्ट देगा, भाई आप कहाँ कहाँ कार्रवाई नहीं कर पा रहे, ये आपके देश में ये कानून में ये कमियां हैं, ये ग्रे एरिया है, आप इन पर एक्शन लो। तो ऐसे लिस्ट बना के देगा। अब बच्चों ये ग्रे लिस्ट फेमस है पाकिस्तान के लिए। अपने इंडिया वालों को क्या है, और देशों से कोई लेन देन नहीं, मोजाम्बिक की क्या स्थिति है, मोरक्को की क्या स्थिति है, अपन को क्या लेन देन है घूम फिर के पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को कई बार इसमें डाल दिया, फिर कुछ काम करता है तो निकाल देते हैं। तो ये देखो लिस्ट परमानेंट नहीं होती, कुछ बदमाशी करी तो ग्रे लिस्ट में डाल दिया, फिर जो इन्होंने कुछ काम बताया वो काम कर दिया, मान लो सपोज करो, तो वापस से ग्रे लिस्ट से वो उसको हटा दिया जाता है। तो पाकिस्तान क्या घूमता फिरता रहता है, पहले बीच में, अभी लास्ट में देख लो 2-3 साल तक वो ग्रे लिस्ट में था। बार बार FATF में क्या करते थे, इंडिया प्रयास कर रहा था कि ये पाकिस्तान बहुत टेरर बढ़ा रहा है इंडिया को, तो इसको ब्लैक लिस्ट में डालो, लेकिन उनके मित्र देश हैं टर्की वगैरह उसको बचा लिया करते थे। तो फाइनली जो अक्टूबर 2022 जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी, इसकी बच्चों साल में 3 मीटिंग होती है, इसको प्लेनरी कहते हैं। तो अक्टूबर 2022 की मीटिंग में क्या हुआ, पाकिस्तान को इससे बाहर कर दिया। आज की डेट में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट नहीं है, FATF इससे सेटिस्फाइड हो गया कि जो हमने इसको काम कहा था बताने को, कानून में बदलाव कहा था, वो पाकिस्तान ने कर लिया। इसलिए पाकिस्तान को क्या है, ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए। आज की डेट में क्या है बच्चों, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है, ठीक है। लेकिन कई सारे देश हैं, 20 से ज़्यादा देश हैं, 20 से ज़्यादा देश अभी भी क्या है, ग्रे लिस्ट में है। जैसे कि मोरक्को है, सीरिया है, सूडान है, और भी ऐसा यमन है। ऐसा कई सारे देश जो थोड़े से जहाँ युद्ध भी चल रहे हैं और जहाँ पर ऐसा कोई नियम कायदे ज़्यादा सख्त नहीं है, ऐसे देशों को इस लिस्ट में डाल रखा है। और बच्चों अब मैं बताता दूसरी लिस्ट। अब सपोज करो FATF ने क्या दिया, इनको कुछ काम दिया, भाई ये करना है आपको, ग्रे लिस्ट से बाहर निकला, नहीं किया तो उसको क्या करते हैं, फाइनली ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई ये देश अब सुन नहीं रहा,
ये परमानेंट टेरर फाइनेंसिंग में लगा हुआ है, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है अपने यहाँ पे। तो ऐसे दुनिया में 3 देश हैं, आप समझ जाओगे। एक तो बदमाश देश कौन है, नॉर्थ कोरिया, किसी की नहीं सुनता। दूसरा कौन है, ईरान है, ये भी किसी की नहीं सुनता, जिसको अमेरिका से लड़ाई चल रही वर्षों से हो गया। आपको ये 2 देश तो आपको अपने आप समझ जाना चाहिए कि दुनिया में क्या है, ये अलग ही चलते हैं, ये सबसे अलग है। तीसरा देश लेटेस्ट में शामिल हुआ इसी अक्टूबर 2022 में, म्यांमार। म्यांमार में आपको पता होगा वहाँ की जो सरकार, वहाँ की जो सेना है, उसको जुंता कहते हैं, जुंता। वो जुंता ने क्या किया, वहाँ कूप कर दी, कूप करके मतलब जो वहाँ की चुनी हुई सरकार थी, आंग सान सू की जो प्राइम मिनिस्टर थी, उसको हटा के सेना ने कब्जा कर लिया। अब सेना किसी की सुन नहीं रही बात, तो इसलिए इस म्यांमार को अभी आज की डेट में ब्लैकलिस्ट कर दिया। 3 देश ऐसे हो गए। अब बच्चों आप कहोगे फिर चलो ठीक है, लिस्ट में डाल दिया, इससे क्या होगा, डाल दिया क्या होगा, तो नहीं होता। इससे ये होता है बच्चों, उस देश में फिर क्या इन्वेस्टमेंट नहीं आता। जब FATF किसी देश को ग्रे लिस्ट में डाल देता है या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, तो पूरी दुनिया में मैसेज जाता है इन्वेस्टर के पास में, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियों के पास में, या इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में, कि वो देश की स्थिति खराब सही नहीं है, वो तो आतंकवादी को प्रोत्साहन कर रहा है। तो बताओ, अगर आपको पता चल जाए कि कोई देश आतंकवादी को फंडिंग को प्रमोट कर रहा है, तो हम वहाँ जाएंगे क्या, या अपराधियों को बढ़ावा दे रहा है तो हम वहाँ निवेश करेंगे क्या। मान लो एप्पल को कहीं निवेश करना है, तो वो म्यांमार में करेगा कि इंडिया में करेगा, म्यांमार में क्यों करेगा जिसको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। तो इस प्रकार से उस देश में क्या होता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट नहीं आता। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, विदेशी कंपनियां, कोई भी वहाँ निवेश नहीं करना चाहता ऐसे ब्लैकलिस्टेड देशों में। ये सबसे बड़ा इसका लॉस होता है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं होता और उस देश के साथ लोग बचते हैं। मतलब एक तरह से क्या करते हैं, व्यापार करने से भी आपको पता चल जाए कि आपका कोई पड़ोसी आतंकी गतिविधियों में शामिल है, तो क्या आप उससे संबंध रखोगे, नहीं रखोगे ना, आप उससे दूरी बना लेंगे। ऐसे ही जो देश ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं जिनको, उससे बाकी देश क्या करते हैं, कदनी काट लेते हैं, व्यापार नहीं करते, निवेश नहीं करते, किसी प्रकार से दूरी बना लेते हैं। तो उससे क्या होगा, उस देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नुकसान होगी। अब ये तो बदमाश देश है नॉर्थ कोरिया, इनको तो कोई ज़्यादा मोह नहीं है निवेश का, इसलिए ये चल रहा है। बाकी FATF का ब्लैकलिस्ट डालने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसी भी देश को, उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो दोस्तों आज के लिए यही, थैंक यू।